हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म के ऊपर और ये पीडीएफ जो है 7 पेज के आसपास का है। तो इसमें हम बात करेंगे स्ट्रक्चरलिज्म बेसिक कॉन्सेप्ट्स की, लेकिन पॉइंट्स में करीब करीब अगर देखा जाए तो हम देखेंगे करीब 12 पॉइंट्स, 12 पॉइंट हम देखेंगे, जिससे इंट्रोडक्टरी वीडियो पूरा हो जाएगा। और अगर देखा जाए तो दिस वीडियो एंड पीडीएफ इज डिजाइन्ड एंड मेड बाय मी। और इसका जो सोर्स है, ये स्ट्रक्चरलिज्म मैं आपको कहाँ से पढ़ा रहा हूँ या कहाँ से मैंने देखा, तो इट इज़ फ्रॉम बी प्रसाद, अ बैकग्राउंड टू द स्टडी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो 1 से 2 पेज का वहाँ पे एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया था, उसी को मैंने पॉइंट्स में कन्वर्ट कर दिया है। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डील विद इट। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट मी टेल यू द इंट्रोडक्टरी थिंग्स अबाउट स्ट्रक्चरलिज्म। तो अगर स्ट्रक्चरलिज्म पे मैं बात करूँ तो ये फ्रांस से निकल के आया है, और ये फ्रांस से 1950s के बीच में निकलता है। ठीक है, ओके डन। तो इसमें मैं इसको थोड़ा सा साफ कर देता हूँ, साफ सुथरा लिखने की कोशिश करता हूँ। तो स्ट्रक्चरलिज्म का जो ओरिजिन है वो है 1950 से। तो 1950s के आसपास में स्ट्रक्चरलिज्म ओरिजिनेट करता है, और ये जो ओरिजिनेट करने की जो जगह है दैट इज़ पर्टिकुलरली फ्रॉम फ्रांस। ठीक है, तो 1950 याद रखना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद अगर देखा जाए तो किसके वर्क से निकलता है, तो रॉलेंड ROLAND बैथीस BARTHES, रॉलेंड बैथीस के वर्क से हमारा जो स्ट्रक्चरलिज्म है वो निकल के आता है। एक बार मैं स्पेलिंग फिर से बोल देता हूँ। अगर हमें स्ट्रक्चरलिज्म हमें पढ़ना है तो हमें जानना पड़ेगा कि इसके ओरिजिनेटर्स कौन है या किन के वर्क से निकल के आया है। तो ये ROLAND, तो इसको रॉलेंड बैथीस BARTHES, तो इनका जो वर्क है इसको पर्टिकुलरली क्रेडिट दिया जाता है स्ट्रक्चरलिज्म के लिए। और अगर बात की जाए कि और कोई दूसरा आदमी जिसने स्ट्रक्चरलिज्म की ग्रोथ में या फिर उसके ओरिजिन में कंट्रीब्यूट किया है, तो एक पर्सन थे जिनका नाम था क्लॉडी लेवी-स्ट्रॉस। मैं लिख देता हूँ, इसको क्लॉड पढ़ेंगे वैसे तो, स्पेलिंग के लिए क्लॉडी याद कर लो कि गलत ना हो, CLAUDE क्लॉडी, और LEVI और STRUSS क्लॉड क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस या क्लॉडी लेवी-स्ट्रॉस, जैसे भी याद हो कर लेना अपना। तो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट और रॉलेंड बैथीस की मदद से स्ट्रक्चरलिज्म का जो कॉन्सेप्ट है वो निकल के आता है। और सारी ही थ्योरीज में स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शनलिज्म, ये दोनों बहुत ज़्यादा फेमस हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर कोई इन्फ्लुएंशियल है तो दैट इज स्ट्रक्चरलिज्म। ओके देन, तो अगर देखा जाए कि स्ट्रक्चरलिज्म के तो जो ओरिजिनेटर्स हैं, जैसे कि रॉलेंड बैथीस और ये जो आपकी क्लॉडी लेवी-स्ट्रॉस हैं, तो इनके अलावा अगर कोई बहुत ज़्यादा फेमस है तो वो हैं, जस्ट अ सेकेंड लेट मी टेक स्केल फॉर यू जिससे मैं अंडरलाइन कर सकूँ। हाँ, नाउ इट इज़ गुड। तो अगर कोई स्ट्रक्चरलिज्म के मामले में फेमस है या किसी का और कोई आदमी जिसने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया हो, तो ही वाज स्विस लिंग्विस्टिक। स्विस यानी स्विट्जरलैंड से कुछ ताल्लुकात रहे होंगे इनके। स्विस लिंग्विस्टिक यानी कि फर्डिनेंड डी सॉसर, ठीक है, या फिर इसको सॉसर भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो अपना देख लेना दैट। और इनका नाम था, ही वाज स्विस लिंग्विस्टिक, एक स्विस यानी स्विट्जरलैंड के आदमी थे, और इनका नाम था फर्डिनेंड FERDINAND सॉसर। तो फर्डिनेंड डी सॉसर यानी कि 1857, अच्छा इनका टाइम पीरियड भी लिख देता हूँ, 1853 से लेके 1913 तक का इनका लाइफ स्पैन था। 1853 से 1913 का ये लाइफ स्पैन था। स्ट्रक्चरलिज्म, जस्ट सेकंड लेट मी अगेन स्विच। हाँ, नाउ इट इज गुड। तो देखो, स्ट्रक्चरलिज्म इज बेस्ड ऑन फर्डिनेंड डी सॉसर्स कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एज अ साइंस सिस्टम। हमारी जो पूरी लैंग्वेज है वो बेसिकली साइंस सिस्टम है, ठीक है। तो ध्यान रखना, कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एज अ साइंस सिस्टम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी पूरी लैंग्वेज जो है वो एक साइंस सिस्टम पे बेस्ड है, वेयर इंडिविजुअल कंपोनेंट्स गेन मीनिंग इन रिलेशन टू ईच अदर एंड होल सिस्टम। जहाँ पे जो छोटे छोटे इंडिविजुअल कंपोनेंट हैं उनकी जो मीनिंग आती है वो दूसरे चीज़ों के रिलेशन से आती है। इसको ये थोड़ा सा ट्रिकी हो रहा होगा, लेट मी सिग्निफाई इट, लेट मी समराइज इट, या फिर लेट मी कह ब्रेक इट डाउन। तो देखो, यहाँ पे कहा जा रहा है कि कॉन्सेप्ट ऑफ लैंग्वेज एज अ साइंस सिस्टम, यानी लैंग्वेज हमारी जो है वो साइंस सिस्टम है, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी कि जितने भी छोटे छोटे लेटर्स या वर्ड्स हैं उनका जो मीनिंग आता है वो एक दूसरे के रिलेशन से आता है और पूरे होल सिस्टम से आता है। अगर मैं इसको थोड़ा और तोड़ूँ तो मान लो ये, जस्ट अ सेकेंड, इसको मुझे सही करने दो, अभी भी ये सही नहीं हुआ। हाँ, नाउ इट इज़ गुड। तो मान लो ये एक सिस्टम है, इस सिस्टम में कई सारे लोग रहते हैं, पीपल लिख देता हूँ, इस सिस्टम में बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अब मान लो ये एक आदमी है और ये एक अगला आदमी है। तो इस आदमी की जो मेरा पहला आदमी, इसका नाम मैंने फर्स्ट रख लिया और इसका नाम मैंने सेकंड रख लिया। तो मेरा जो फर्स्ट पर्सन है उसकी पहचान मैं ऐसे कर पा रहा हूँ कि ये इसके साथ कोई रिलेशन रखता है,
और जो मेरा सेकंड पर्सन है उसकी पहचान मैं ऐसे कर पा रहा हूँ कि ये इसके साथ फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेशन रखता है। यानी कि जो मेरा पहला इंडिविजुअल है फर्स्ट पर्सन, वो मेरे सेकंड पर्सन के साथ कुछ रिलेशन रखता है, और जो मेरा सेकंड पर्सन है वो मेरे कुछ फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेशन रखता है। और ये जो तुम मेरे दोनों इंडिविजुअल्स इन इन ग्रुप ऑफ पीपल के साथ में रिलेशन रखते हैं। यानी कि कोई भी इंडिविजुअल आइडेंटिटी कैरी नहीं कर रहा है, सब कहीं ना कहीं आपस में किसी न किसी चीज़ से कनेक्टेड है। इसलिए आज के समय में देखिए हमारे नाम के पीछे हमारे सरनेम यानी कास्ट वगैरह लगी रहती है, सरनेम्स लगे रहते हैं। तो इससे कहीं ना कहीं हम रिलेटेड होते हैं, किसी न किसी कास्ट, क्रीड, बैकग्राउंड, रिलीजन कुछ ना कुछ लगा होता है। तो एक अब इस पे हम वापस चलते हैं। अगर मैं वापस चलूँ हमारे पेज पे, तो यहाँ कहा जा रहा है कि इंडिविजुअल कंपोनेंट्स गेन मीनिंग, यानी कि जो मेरा पहला पर्सन था उसकी मीनिंग आई सेकंड पर्सन से, सेकंड पर्सन की मीनिंग आई फर्स्ट पर्सन से, और इन दोनों की जो मीनिंग आई वो होल सिस्टम से आई। यानी कि फर्स्ट पर्सन ह्यूमंस को बिलोंग करता है, सेकंड पर्सन ह्यूमंस को बिलोंग करता है। तो सब कुछ किसको बिलोंग करता है? ह्यूमन के एक सिस्टम को बिलोंग करता है। अब देखो इसको समराइज कर देता हूँ। पहला वाला पॉइंट कि स्ट्रक्चरलिज्म फर्डिनेंड डी सॉसेस के कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, यानी लैंग्वेज एज अ साइन, लैंग्वेज को साइंस सिस्टम की तरह लिया जाना चाहिए, जहाँ पे इंडिविजुअल कंपोनेंट्स यानी कि हर एक लेटर या हर एक वर्ड की जो मीनिंग है वो उसके आसपास के लेटर या वर्ड से आती है। या फिर एक वर्ड की जो मीनिंग है वो कह लो कि वो इंडिविजुअल नहीं है, वो कहीं ना कहीं होल सिस्टम से जुड़ा हुआ है। यानी कि हर एक चीज़ की जो मीनिंग है वो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंडिपेंडेंट नहीं है। तो सारी मीनिंग्स कहाँ से आती है? सारी मीनिंग्स रिलेशन से आती हैं, और सारी चीज़ किसी को बिलोंग करती हैं, सारी चीज़ें किसी होल सिस्टम या बड़े सिस्टम को बिलोंग करती हैं, तब जाके एक कंप्लीट मीनिंग बन पाता है। यानी कि समझने वाली बात यहाँ से क्या निकल के आ रही है कि हर एक कंपोनेंट, चाहे चाहे वो वर्ड हो या लेटर हो, उसकी मीनिंग जो है वो किसी एक चीज़ के रिलेशन में है। अब इस पे मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा, नहीं ये बोर करेगा आपको। नाउ लेट अस डील फर्दर। तो वहाँ पे अब देखो उन्होंने बात कर ली कि लैंग्वेज एज अ साइन। सॉसर्स बोलते हैं कि लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज पूरी साइन बेस्ड है। हमारी जो लैंग्वेज है वो पूरी साइन बेस्ड है। तो कन्वेंशनल नेचर ऑफ साइंस, अब साइन बेस्ड है, अगर हमारी लैंग्वेज साइन बेस्ड है तो साइंस का क्या नेचर है ये भी हमें देखना चाहिए। कि अगर हम मान लीजिए हमारी लैंग्वेज साइंस पे बेस्ड है, तो साइंस किस चीज़ पे बेस्ड है, या फिर हमारे जो जितने भी हम तौर तरीके इस्तेमाल करते हैं वो किस चीज़ पे बेस्ड है। तो यहाँ पे वो लिखा है लिंग्विस्टिक साइंस, यानी कि जो लैंग्वेज के साइंस होते हैं, सच एज वर्ड्स हैव नो इनहेरेंट कनेक्शन टू द ऑब्जेक्ट्स दे सिग्निफाई। अब देखो अगर मैं लिख दूं बॉल, तो बॉल का मतलब ये, बॉल बोलते ही सबके दिमाग में कोल ऑब्जेक्ट आ गया होगा। अगर मैं बोल दूं हट, अगर मैं बोल दूं बिल्डिंग, तो क्या बिल्डिंग जो है BUILDING, BALL बॉल, RUN रन, FUN फन, क्या इन सारी चीज़ों की खुद की मीनिंग रही होगी? नहीं रही होगी। वो मीनिंग देने वाले हम लोग हैं। तो यानी कि समझो इस बात को कि कोई भी एक वर्ड है, कोई भी एक वर्ड जो है वो खुद की मीनिंग लेके नहीं चलता है, और उसको मीनिंग देने वाले भी हम लोग हैं। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी वर्ड की खुद की कोई मीनिंग नहीं है, किसी भी वर्ड की खुद की कोई मीनिंग नहीं है। और एक चीज़ और जो समझने लायक बात निकल के आती है कि जो भी वर्ड है, जैसे हट है, हट यानी झोपड़ी, झोपड़पट्टी हुआ, तो हट लिखते ही ये नहीं पता चल रहा है कि वो हट छोटा है, बड़ा है। या फिर हट से अगर आज के समय में एक अनाउंसमेंट हो जाए, मान लीजिए कोई किताब लिखी जाए और किताब में लिख दिया जाए हट का मतलब कुछ और हो गया आपसे। पहले के समय में, जैसे पहले के समय में जो लेडीज़ का ड्रेसिंग टेबल होता था उसको टॉयलेट बोलते थे। आज के समय में टॉयलेट का मतलब कुछ और होता है। हम वहाँ लेटर करने जाते हैं, हम उसको दूसरे कामों में इस्तेमाल लेते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात यही है कि एक जो वर्ड है, जिस ऑब्जेक्ट को वो सिग्निफाई करता है, उससे उसका कोई सिग्निफिकेंस या उससे उसका कोई कनेक्शन नहीं है। मूविंग ऑन फर्दर, ये तो मैंने एक एक्स्ट्रा पेज ऐड कर लिया था। रिलेशनल नेचर ऑफ साइंस, यानी कि जितने भी साइंस हैं उनका कुछ रिलेशन होता है। देखो कैसे रिलेशन आता है। मैंने बोला ना कि अगर कोई भी साइन किसी भी चीज़ से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी वो मीनिंग दे रहा है, तो मीनिंग दे पा रहा है रिलेशन से। तो किस तरह से देखता है, किस तरह से कोई भी एक साइन है, कोई भी एक वर्ड अपने रिलेशन के बेसिस पे मीनिंग दे देता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। द मीनिंग ऑफ अ वर्ड डिपेंड्स ऑन इट्स पोजिशन इन अ नेटवर्क ऑफ रिलेटेड टर्म्स। यानी कि हमारे जो मीनिंग ऑफ वर्ड होगा वो किस चीज़ से जोड़ा गया है उससे मतलब उसका निकलेगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको मैं और सिंप्लीफाई कर देता हूँ। जैसे मान लो मैंने बोला हट, जस्ट अ सेकंड, अगर मैंने बोला हट और मैंने बोला मेंशन, मैंने बोला हट और एक तरफ मैंने बोला मेंशन, तो हट में मुझे छोटी सी झोपड़पट्टी की इमेज आएगी, और मेंशन में मुझे बड़े घर या मकान का इमेज आएगा, जो कि हम बचपन में ड्रॉ वगैरह किया करते थे। तो हट लिखने से छोटा घर आ रहा है और मेंशन लिखने से बड़ा घर समझ में आ रहा है। तो अगर मान लो कल को ये हो जाए कि अब से मेंशन का मतलब छोटा घर होगा और हट का मतलब बड़ा घर होगा, तो यानी कि इस बात को समझनी होगी हमें कि जो मीनिंग ऑफ वर्ड है, यानी कि जितने भी अक्षरों की मीनिंग है, जितने भी शब्दों की मीनिंग है, वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कैसे जोड़ दिए गए हैं। यानी हट, HUT हट, जो लेटर है उसका मतलब झोपड़पट्टी नहीं है, उसका मतलब हमने झोपड़पट्टी बना दिया है। और जो मेंशन है, मेंशन का मतलब बड़ा घर नहीं है, मेंशन का मतलब बड़ा घर हमने बना दिया है।
तो ये यहाँ पे कन्वे करने की कोशिश की गई है कि जैसे हट की जगह हम बट बोलते हैं, ठीक, हट की जगह हम बट बोलते हैं और बट का मतलब अगर छोटा घर होता तो वही सेम बात होती, कि यानी कि समझने वाली बात, इसका इसका कंक्लूजन मैं दे देता हूँ आप लोग को, कि इसका मतलब ये हुआ कि एक जो वर्ड है, कोई भी वर्ड एक्स वाई जेड, मान लो सीमेंट है, सीमेंट का मतलब पाउडर होता है, पाउडर यानी जो फेस पे लगाया जाता है, तो आज हम लोग सब अपने चेहरे पे सीमेंट लगाते हैं, है ना, सीमेंट लगाना शुरू कर दिया होता है हमने, लेकिन अब यहाँ पे होता क्या है, सीमेंट तो घरों पे लगती है और जो पाउडर होता है वो फेस पे लगता है, तो टैल्कम पाउडर जैसे हम बोलेंगे। तो यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि हर एक वर्ड का हमने किसी एक चीज से रिलेशन बना दिया है, तो वहां से मीनिंग निकल के आती है। अब मीनिंग मीनिंग इज सेल्फ रेफरेंशियल। अगर आपको किसी भी वर्ड वगैरह का मीनिंग निकालना है तो वो सेल्फ रेफरेंशियल होती है। अब सेल्फ रेफरेंशियल का मतलब कि खुद के संदर्भ में, सेल्फ यानी खुद, और संदर्भ में किस चीज के हिसाब से आप देखना चाहते हैं, यहाँ पे वो बात फंसेगी। मीनिंग इन लैंग्वेज इज नॉट फिक्स टू एक्सटर्नल रियलिटी बट इज शार्प्ड बाय कन्वेंशंस एंड रिलेशनल डिफरेंसेस। ये थोड़ा सा टफ हो रहा होगा या फिर टफ लग सकता है कि मीनिंग इन लैंग्वेज यानी कि जो हमारी मीनिंग होती है लैंग्वेज में इज नॉट फिक्स्ड। ठीक, एक ही वर्ड के कई मतलब निकल जाते हैं और एक ही वर्ड का कोई भी मतलब कई बार नहीं निकलता है। तो यहाँ पे वही वाली बात है कि लैंग्वेज का जो मीनिंग है वो एक चीज पे कभी भी एक्सटर्नल रियलिटी पे फिक्स नहीं किया जाता या हो ही नहीं सकता। जैसे बी ओ डब्ल्यू का मतलब धनुष भी होता है और बी ओ डब्ल्यू का मतलब किसी के सम्मान में झुकना भी होता है। तो मीनिंग इन लैंग्वेज इज नॉट फिक्स, हमारी जो मीनिंग है लैंग्वेज में वो फिक्स नहीं है टू एक्सटर्नल रियलिटी, बट इट इज शेप्ड बाय कन्वेंशंस एंड रिलेशनल डिफरेंसेस। अब ये देखो, ध्यान से समझना इस बात को, कि हमारी जो मीनिंग्स निकल के आती हैं वर्ड्स की, वो ज़्यादातर कन्वेंशंस के हिसाब से निकाली जाती हैं और रिलेशनल डिफरेंस के हिसाब से निकाली जाती हैं। इसको ध्यान से समझो, एक बार मैं और बता रहा हूँ। मीनिंग इज सेल्फ रेफरेंशियल। अब इसका मतलब ये है कि अब जैसे मैं बोलूँ बट या बोलूँ धट, ठीक, अगर मैंने किसी को धट बोल दिया, DHATT धट, वो हिंदी वाला धट की भाग जो है ऐसे, तो क्या पता उस धट का कोई मतलब है, उस धट का मतलब सपोज कर लो घड़ी है, ठीक, उस धट का मतलब घड़ी है। तो इसका मतलब ये है कि अगर वो वर्ड सुनने में अजीब लग रहा है, खराब लग रहा है, लेकिन हो सकता है कि वो वर्ड उतना खराब हो ही ना, वो वर्ड को खराब करने वाला जो चीज़ है वो हमारा आपका मीनिंग निकालना है। तो यानी कि देखो, कि हमारी हम जो मीनिंग निकालते हैं, मीनिंग इन लैंग्वेज इज नॉट फिक्स टू एक्सटर्नल रियलिटी। यानी कि जितनी भी मीनिंग है लैंग्वेज में, ठीक है, ध्यान देना, जितनी भी मीनिंग है लैंग्वेज में वो किसी भी एक्सटर्नल चीज़ पे नहीं फिक्स होती। जबकि मीनिंग कहाँ से निकलती है, मीनिंग निकलती है कन्वेक्शन से, यानी कि हमारे दिमाग में जो भी कन्वेक्शन यानी कि एक सेट ऑफ रूल होता है हमारे दिमाग में, कुछ चीज़ें चलती रहती हैं, उसी हिसाब से हम उनको मीनिंग दे देते हैं। कोई भी नया वर्ड बना तो हम उसकी मीनिंग, जैसे मान लीजिए मुझे बोलना है कि बहुत अनोखी चीज़ है, तो मैं उसको यूनिक बोलूँगा। क्या मैं कोई और वर्ड यूज़ नहीं कर सकता था? लेकिन शुरू से ही मुझे बताया गया कि जो भी एक अनोखी चीज़ होगी उसको तुम यूनिक बोलोगे, यानी कि ये कन्वेंशंस चलते आ रहे हैं। कन्वेंशंस यानी कि हम रेगुलरली कुछ चीज़ को फॉलो करते चले जा रहे हैं। तो यानी कि हमारी जो मीनिंग है वो एक्सटर्नल रियलिटी पे कभी फिक्स नहीं करेगी। हमारी जो मीनिंग है वो कन्वेंशंस पे चलेगी और रिलेशनल डिफरेंसेस पे चलेगी। कि मान लीजिए जैसे हट और मैंशन के बीच में रिलेशनल डिफरेंस है, हट और मैंशन के बीच में रिलेशनल डिफरेंस है। हट मतलब छोटा घर और मैंशन मतलब बड़ा घर, रिलेशनल डिफरेंस, यानी कि हट भी रिलेटेड है किसी चीज़ पे, किसी चीज़ से, यानी कि वो छोटा घर, और मैंशन भी रिलेटेड है किसी चीज़ से, यानी कि वो बड़ा घर। तो हट हट छोटे घर को क्यों सिग्निफाई कर रहा है और मैंशन बड़े घर को क्यों सिग्निफाई कर रहा है, और दोनों घरों के भी क्यों सिग्निफाई कर रहे हैं, तो यही इनका रिलेशनल डिफरेंस है कि हट छोटे घर के लिए असाइंड है और मैंशन बड़े घर के लिए असाइंड है। तो दोनों ही चीज़ें, यानी हट जो है मेरा एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है और मैंशन मेरा एक अलग चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसका मतलब इन दोनों के बीच में रिलेशनल डिफरेंस है। हट इज रिलेटेड टू अनदर थिंग, मैंशन इज रिलेटेड टू अनदर थिंग, इस वजह से इनके बीच में क्या आ गया, इनके बीच में रिलेशनल डिफरेंस आ गया। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चरलिज्म लिटरेचर में क्या होता है। अ वर्क सिग्निफिकेंस लाइज इन रिलेशनशिप टू स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्सपेक्टेशंस। एग्जांपल, जॉनरा का जो कन्वेंशंस होता है rather than इंडिविजुअल फीचर्स। अब ये देखो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो रहा है और थोड़ा सा ट्रिकी भी है। किसी भी कोई भी एक काम होगा, कोई भी काम होगा तो उसका जो सिग्निफिकेंस होगा वो ज़्यादातर लाई करेगा स्ट्रक्चर ऑफ एक्सपेक्टेशंस यानी कि जॉनरा पे। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म को लिटरेचर में देखते हैं तो आप जब भी स्ट्रक्चरलिज्म की बात करेंगे तो आप जॉनरा को देखेंगे, इंडिविजुअल फीचर्स को कभी नहीं देखा जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूँ कि फ्रैंकेनस्टीन गॉथिक नॉवल है या नहीं है, तो हम देखेंगे कि गॉथिक नॉवल के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं। अगर उस फ्रैंकेनस्टीन गॉथिक नॉवल के स्ट्रक्चर्स को फुलफिल कर देगा तो फ्रैंकेनस्टीन डेफिनेटली गॉथिक नॉवल हो जाएगा, है ना। अगर अगर मैं बात करूं कि कोई एक पोइट्री जो मैंने लिखी है, आपने लिखी, वो शेक्सपियरियन सॉनेट है कि नहीं, तो देखो भाई 14 लाइन होनी चाहिए, सेजरा और वोल्टा नहीं होना चाहिए। जनरली शेक्सपियरियन सॉनेट में सेजरा और वोल्टा नहीं होता है, अवॉइड कर, शेक्सपियर खुद अवॉइड किया करते थे। कुछ में देखने को भी मिलता है, और इनका जो राइमिंग स्कीम होगा ए बी सी डी ई एफ जी जी होगा, ठीक है। तो अगर ये सारी स्ट्रक्चर्स को अगर मेरी पोइट्री फुलफिल कर देती है तो वो डेफिनेटली एक शेक्सपियरियन सोनेट बन जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी एक काम, कोई भी एक लिटरेचर का वर्क है तो उसका सिग्निफिकेंस कभी भी इस बात पर रिलाई नहीं करेगा कि वो कैसा दिखता है, कैसा है, किस तरह से लिखा गया है। वो कुछ मानकों पे चलता है, मानक यानी कि हॉलमार्क्स पे चलता है।
कुछ कंडीशंस पे चलता है, अगर वो कंडीशंस फुलफिल हो गई तो स्ट्रक्चरलिज्म हो गया, वो उससे रिलेटेड हो गया। वो कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो स्ट्रक्चरलिज्म पे नहीं जाएगा। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि फ्रैंकेनस्टीन क्या गॉथिक नॉवल है, तो हम देखेंगे कि गॉथिक नॉवल का स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, हमारे दिमाग में गॉथिक नॉवल का स्ट्रक्चर है। हमें अगर गॉथिक नॉवल से रिलेटेड चीजें मिल गई फ्रैंकेनस्टीन में, तो हम बोल देंगे कि हाँ भाई फ्रैंकेनस्टीन गॉथिक नॉवल है। अगर नहीं मिलती तो हम बोलते हैं कि हमारे पास स्ट्रक्चर था जॉनर का, जॉनर को इसने सेटिस्फाई नहीं किया, इस वजह से गॉथिक नॉवल नहीं है। मेंटल कंस्ट्रक्ट्स, अब यहाँ पे देखो, concept like literature and poetry reflect how humans structure reality rather than accurately representing the external reality. अब इसमें देखो मेंटल कंस्ट्रक्ट्स यानी स्ट्रक्चरलिज्म मेंटल कंस्ट्रक्शन की बात करता है। मेंटल कंस्ट्रक्शन यानी कि हमारे दिमाग में क्या चल रहा है। ठीक है, हमारे दिमाग में कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, तो स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा उसी की बात करता है। तो कॉन्सेप्ट्स लाइक लिटरेचर यानी कि अगर लिटरेचर की बात की जाए और पोइट्री की बात की जाए, तो ये दोनों दर्शाते हैं कि कैसे ह्यूमन रियलिटी का स्ट्रक्चर बनाता है। ठीक है, हम रियलिटी को कैसे रिसीव करते हैं, कंसीव कैसे करते हैं। अब जैसे बाहर नाला बह रहा हो और मैं बोलूँ कि द वाटर इज फ्लोइंग ब्यूटीफुली, तो मैंने उस नाले को बेहतर मान लिया, और बाहर नदी बह रही है तो मैं बोलूँ ओ दैट डर्टी वाटर फ्लोज डाउन द रिवर। ठीक है, तो यानी कि मेरे दिमाग पे है। यानी कि ये जो स्ट्रक्चरलिज्म है दैट इज बेसिकली अ मेंटल कॉन्सेप्ट। हमारे दिमाग में मेंटल कंस्ट्रक्शन बन चुका है, और इस मेंटल कंस्ट्रक्शन की वजह से जो लिटरेचर है और वो जो पोइट्री है, ये हमारे मेंटल स्ट्रक्चर या फिर ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी को दर्शाते हैं। ह्यूमन स्ट्रक्चर ऑफ रियलिटी यानी कि सिंपल बात यह है कि कैसे हम रियलिटी को परसीव करते हैं, कंसीव करते हैं, ना कि जो सच में हो रहा है। इसको और सिंपल कर देता हूँ, हम दुनिया को किस तरह से देखते हैं वो हमारा स्ट्रक्चरलिज्म है, ना कि बाहर जो एग्जैक्टली हो रहा है। फोकस ऑन स्ट्रक्चर्स यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म किस चीज पे फोकस करता है या किस चीज के स्ट्रक्चर पे फोकस करता है। तो स्ट्रक्चरलिज्म प्रायोरिटाइजेस द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रॉडर सिस्टम दैट इज जॉनरा ओवर इंटरप्रेटिंग इंडिविजुअल वर्क्स। यानी कि अगर आप स्ट्रक्चरलिज्म की बात करें तो आप जॉनरास की बात करेंगे, ये तो बेसिक इंट्रोडक्शन है, वैसे तो बहुत चीजें देखनी होती है। लेकिन अगर लिटरेचर के टर्म्स में देखा जाए तो स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है जॉनरास के ऊपर, क्या क्या जॉनरा के कह सकते हैं की पॉइंट्स हैं। अगर कोई भी लिटरेचर का वर्क उस जॉनरा के की पॉइंट्स को सेटिस्फाई कर देता है तो बात वहीं खत्म हो गई कि हाँ भाई, मैंने एग्जांपल भी दिया है कि फ्रैंकेनस्टाइन गॉथिक नॉवल है तो क्यों है, या फ्रैंकेनस्टाइन रोमांटिक नॉवल है तो क्यों है। तो हमारे पास रोमांटिक नॉवल का एक स्ट्रक्चर था, हमारे पास गॉथिक नॉवल का एक स्ट्रक्चर था, दोनों चीजें अगर सेटिस्फाई हो गई तो बात बन गई। तो फोकस ऑन स्ट्रक्चर यानी स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा प्रायोरिटाइज करता है ब्रॉडर सिस्टम्स को, यानी दैट इज जॉनरा। ब्रॉडर सिस्टम यानी कि जॉनरास को ब्रॉडर माना गया है। अगर कोई किसी ने एक किताब पढ़ी होगी एनाटॉमी ऑफ जॉनरास, तो वहाँ पे आपको पता चलेगा कि लिटरेचर को मोटा मोटा 8 तरह के जॉनरास में बांट दिया गया था। ठीक है, पहले के समय में, आई एम नॉट गोइंग इनटू डिटेल, वैसे भी ये 22 मिनट 23 मिनट के आसपास का ये वीडियो हो चुका ऑलरेडी। रिजेक्शन ऑफ ऑथरियल इंटेंट यानी कि ऑथर को हम बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे। ध्यान देना यहाँ पे, स्ट्रक्चरलिज्म अपोजेस द आइडिया ऑफ लिटरेचर एज अ डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन ऑथर एंड रीडर द अलग में था। तो स्ट्रक्चरलिज्म हमेशा अपोज करता है आइडिया ऑफ लिटरेचर को कि लिटरेचर कैसे देखती है। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, इसको और एकदम सिंपल कर देता हूँ। स्ट्रक्चरलिज्म शुरू से ही अपोज करता गया है, क्या अपोज करता है कि लिटरेचर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है बिटवीन ऑथर एंड द रीडर। ठीक है, हमेशा याद रखिएगा स्ट्रक्चरलिज्म इस बात को बोलता है, यू कैन कोट इट, कि स्ट्रक्चरलिज्म अपोज करता है आइडिया को कि लिटरेचर जो है वो डायरेक्ट कम्युनिकेशन है बिटवीन ऑथर एंड द रीडर। ऐसा नहीं है, लिटरेचर डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं है। अब देखो द टेक्स्ट एज अ सिस्टम, स्ट्रक्चरलिज्म में टेक्स्ट को एक सिस्टम की तरह देखा जाता है। जैसे मैंने वो जो एग्जांपल दिया था पर्सन 1 पे पर्सन 2 और पीपल, तो पीपल जो था वो सिस्टम था, और अब यहाँ पे देखो पीपल जो है सिस्टम था, और ये जो पर्सन 1 और पर्सन जो 2 था वो सिस्टम का पार्ट था। वैसे जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट को एज अ सिस्टम देखा जाता है, किसके अंडर में, स्ट्रक्चरलिज्म के अंडर में। अब देखो अ लिटरेरी वर्क इज व्यूड एज अ टेक्स्ट गवर्न्ड बाय कन्वेंशंस एंड कोड्स विद नो रेफरेंस टू एक्सटर्नल रियलिटी। असल दुनिया में क्या हो रहा है उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो पुराने तौर तरीके हैं और जो कोर्स हैं उसमें अगर आपका जो टेक्स्ट है उस चीज़ को फुलफिल कर देता है, तो आपका जो टेक्स्ट है वो पर्टिकुलर जॉनरा में फिट हो जाएगा। इसको और सिंपल करने की कोशिश करता हूँ, असल ज़िंदगी या बाहर की दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उससे आपका जो टेक्स्ट होता है वो कभी नहीं चलेगा, बल्कि आपका जो टेक्स्ट है वो कन्वेक्शंस में चलता है और कोड्स पे चलता है। कन्वेक्शन और कोड क्या है कि कन्वेक्शन और कोड, अगर मैं बहुत आम जिंदगी की एग्जांपल में बात करूँ तो हमारे दिमाग में हर एक चीज़ का स्ट्रक्चर बन गया है। जैसे हम बोलते हैं दाल चावल, तो दाल को हम पहले ही क्यों रख रहे हैं, हम चावल दाल भी तो बोल सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग बोल देते हैं दाल चावल, और बोलते हैं रोटी सब्जी नहीं बोलेंगे, सब्जी रोटी बोल देंगे, या अलग अलग लोगों के दिमाग में अलग अलग स्ट्रक्चर होगा। तो अलग अलग लोग जो है वो रियलिटी को नहीं देखेंगे, बल्कि उनके दिमाग में जो स्ट्रक्चर चलता है उसको देखेंगे। मान लीजिए मैं आपके लिए खाना निकालूं और पहले दाल निकाल दूं और उसके बाद चावल निकालूं, लेकिन कोई बोले कि मुझे चावल और दाल दो, तो इसका मतलब ये है कि एक्सटर्नल रियलिटी नहीं फॉलो हुई। फॉलो क्या हो गई, फॉलो हो गया उसके दिमाग का कन्वेक्शन और उसके दिमाग का कोड। पॉइंट नंबर 10, ऑथर एज अ स्पेस। स्ट्रक्चरलिज्म में ऑथर को स्पेस की तरह देखा जाता है। अब देखो ऑथर एज अ स्पेस यानी ऑथर को स्पेस की तरह देखने का मतलब क्या है, ये हम समझते हैं। द ऑथर इज नॉट द ओरिजिन ऑफ द टेक्स्ट बट अ स्पेस वेयर एग्जिस्टिंग कन्वेक्शंस एंड कोड्स मैनिफेस्ट। यानी जो हमारा जो ऑथर है वो टेक्स्ट को ओरिजिनेट नहीं करता है,
लेकिन जो उसके दिमाग में कन्वेक्शंस हैं और जो कोड्स हैं वो मैनिफेस्ट हो जाते हैं एक टेक्स्ट में। ये बात अजीब लगी होगी लेकिन इसको भी तोड़ने की कोशिश करते हैं। हमारा जो ऑथर है वो कभी भी टेक्स्ट का ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, क्योंकि उसने भी कुछ सुना है, पढ़ा है, देखा है, तब लिखा है, या उसको कहीं से इंस्पिरेशन आया है। तो हमारे जो ऑथर के दिमाग में जो भी कुछ रहा होगा, फॉर एग्जाम्पल स्ट्रक्चर रहा होगा, कोड रहा होगा, कन्वेक्शन यानी पुराने तौर तरीके रहे होंगे, उसी के बेसिस पे वो लिख देता है, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे वो इमेजिनेशन करता है और लिखता है। तो यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि ऑथर जो है वो रियल क्रिएटर नहीं है, केवल एक स्पेस है जहाँ पे कन्वेक्शंस और कोड्स जो होते हैं मिलते हैं और उसके वर्क में मैनिफेस्ट हो जाते हैं। डेथ ऑफ द ऑथर। अब ये लास्ट सेकंड पॉइंट देखते हैं कि डेथ ऑफ द ऑथर क्या है। कि जो हमारे रोलैंड बाथीस थे डिक्लेयर द ऑथर एज irrelevant to the meaning of text, emphasizing the reader's role। अब ये देखो, अब एक टेक्स्ट की मल्टीपल मीनिंग होती है, ठीक है, वो मेरे लिए कुछ और हो सकती है, तुम्हारे लिए या आप सबके लिए कुछ और हो सकती है। तो हर एक टेक्स्ट का मल्टीपल मीनिंग है। यहाँ पे क्या कहते हैं बाथीस या रोलैंड बाथीस क्या कहते हैं कि ऑथर एज irrelevant to the meaning of text, यानी जो एक ऑथर होता है उसका कोई मतलब नहीं होता मीनिंग ऑफ टेक्स्ट, मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। यानी कि अगर मेरे पास कुछ लिखा हुआ है तो ऑथर कैसा था, क्यों था, किस लिए था, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं एक टेक्स्ट को देखूंगा, एक टेक्स्ट को समझूंगा, और जिस टेक्स्ट को मैं समझ के पढ़ूंगा जो मेरी मीनिंग होगी वो इकलौती मीनिंग होगी। यानी कि एक मैंने बोला कि ही सिंग्स, तो एक कोई सोचेगा कि वो गाना गा रहा है, एक कोई सोचेगा कि वो भजन गा रहा होगा, एक कोई सोचेगा कि वो रैप सॉन्ग गा रहा होगा या रैप कर रहा होगा, एक कोई ये सोचेगा कि वो क्लासिकल गा रहा है। तो यानी कि मेरे बोलने से कुछ नहीं होता कि ही सिंग्स, आपके समझने से होता है। यानी कि रीडर्स के रोल को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी गई है स्ट्रक्चरलिज्म में, ध्यान देना। डेथ ऑफ द ऑथर यानी स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है डेथ ऑफ द ऑथर, यानी कि ऑथर वर्क को लिखेगा, मर जाएगा, लेकिन उसकी जो मीनिंग निकलती होगी वही अमर है। Last point, impersonal reading. Structuralism shifts focus from the reader as an individual to the act of reading as a structured process. अब देखो बात कर दी गई कि ऑथर डेड है भाई, तो अब रीडर को कैसे छोड़ा जाएगा। तो यहाँ पे देखो कि इसका मतलब ये हो गया कि एक तरह से अगर मैं कुछ कुछ लाइंस पढ़ूँ तो फीलिंग इंडिविजुअल इज रिप्लेस्ड बाय इम्पर्सनल एक्टिविटी ऑफ रीडिंग। तो जब भी हम किसी एक किताब को पढ़ते हैं तो हम अपने आप को आगे नहीं रखते, हम कैरेक्टर्स को आगे रखते हैं, उस किताब को आगे रखते हैं, तब हम पढ़ते हैं। यानी कि हम अपने अपने नेचर को हटा करके किसी दूसरे पर्सन के बारे में पढ़ रहे हैं जो कि तीसरे पर्सन ने लिखा है। जैसे अगर मैं बात करूँ आउज टू क्राई बाय जेनेट फेम, तो वहाँ पे हम डेफने के डेथ रूम के जहाँ पे उसको रखा गया था मेंटल असाइलम में, वो भी डेथ रूम में, डेथ रूम या फिर डेड रूम कह लो, डेड रूम में जब उसको रखा गया था तो मेरा जो नेचर है वो डेफनी के नेचर से तो बिल्कुल अलग है, और जेनेट फ्रेम जो कि तीसरी पर्सन थी उनका नेचर बिल्कुल अलग है। तो यानी कि जेनेट फ्रेम लिख के चली गई, ठीक है, जेनेट फ्रेम ने लिख दिया, काम खत्म। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं किसी दूसरे के ही बारे में पढ़ रहा हूँ, काम खत्म। यानी कि जो रीडिंग होनी चाहिए वो इम्पर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। और रीडिंग कैसे होती है, स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में होती है। स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में अगर इसको और सिंपल में रखने की कोशिश करूँ तो इसका मतलब ये हो गया कि जितना भी काम हो रहा है वो किसी ना किसी, जैसे मैं भी पढ़ूंगा तो मीनिंग्स के साथ में पढ़ूंगा, मैं भी पढ़ूंगा तो चैप्टर बाय चैप्टर पढ़ूंगा। यानी कि रीडिंग भी जो चलती है वो स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस में चलती है। तो यानी कि स्ट्रक्चरलिज्म सिर्फ फोकस फ्रॉम द रीडर एज एन इंडिविजुअल, यानी रीडर कोई इंडिविजुअल नहीं है। अगर आपको रीडिंग वगैरह देखनी है या रीडिंग वगैरह करनी है तो एक्ट ऑफ रीडिंग एज ए स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस, यानी स्ट्रक्चरलिज्म के अंडर में हमारा जो रीडिंग है उसको स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस माना गया है। तो स्ट्रक्चरलिज्म बात करता है इम्पर्सनल रीडिंग की। तो ये कुछ 12 पॉइंट्स थे जो कि स्ट्रक्चरलिज्म के बेसिक पे बात करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फॉर नोट्स यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड बाय द पीडीएफ्स, एंड आई वुड सजेस्ट कि डोंट बाय पीडीएफ्स डोंट बाय पीडीएफ्स, टेक स्क्रीनशॉट्स। If you want to buy bulk में ले लेना, I will provide you a better discount, but still do support me, I will support you. Thank you for watching.